नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईरान के हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने दक्षिणी बेरूत को फिर से निशाना बनाया है। उसने यहां पर सिलसिलेवार धमाके किए हैं। इन धमाकों की आवाज से बेरूत दहल उठा। लेबनान की राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाज लगातार सुनी गई। हिजबुल्लाह के गढ़ में एक के बाद एक धमाकों से दहला लेबनान का बेरूत। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, लगातार जो हमले हैं इजराइल के वो तेज होते जा रहे हैं और ये हमलों की आवाज आप सुन सकते हैं। يا جماعة حد مستشفى الرسول شو اللي عم والله هلا يا معلم هلا يا جماعة حد مستشفى الرسول يا الله तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाके किए गए हैं बेरूत में और धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। लेबनान की राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इजराइल लगातार यहां पर हमला कर रहा है और सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से लेबनान का बेरूत वहां पर किस तरीके से इजराइल की तरफ से धमाके किए गए हैं। इन आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर बना हुआ है। लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है इजराइल और हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस बार जो निशाना था वो लेबनान का बेरूत था, जहां एक के बाद एक मिसाइलों से हमले किए गए और लगातार सिलसिलेवार हमलों से दहल उठा लेबनान का बेरूत। धमाकों की आवाज और धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। एक के बाद एक किस तरीके से लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल ने हमला किया, किस तरीके से लेबनान इससे दहल उठा। धमाकों की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार तेज होते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई हमले बेरूत में किए गए। धमाकों से जो लोग हैं वो सहम उठे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के हवाई हमले में लेबनान में हमास के 2 लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हमास की शाखा कस्साम ब्रिगेड के 2 लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल के हमले में लेबनान में हमास के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद हुसैन अली अल महमूद और सैन्य शाखा का सदस्य सईद अला नाइफ अली की मौत हो गई है। कस्साम ब्रिगेड ने भी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों के बाद अपने 2 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल और लेबनान के बीच जंग जारी है। इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच ये जानकारी मिल रही है, इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने लेबनान में हमास की शाखा कस्साम ब्रिगेड के 2 लड़ाकों को मार गिराया है। लेबनान में हमास के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद हुसैन अली अल महमूद और सैन्य शाखा का सदस्य सईद अला नाइफ अली की मौत हो गई है। और कस्साम ब्रिगेड ने भी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों में अपने 2 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की है। तो 2 लड़ाके जिन्हें ढेर कर दिया है इजराइल ने और जो हमले हैं वो तेज होते जा रहे हैं। तो लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है और ये दावा खुद इजराइल ने किया है। लेबनान की तरफ से रॉकेट इजराइल के दक्षिणी इलाके में छोड़े गए हैं। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। इजराइल लेबनान से जुड़ी ये बड़ी खबर, जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने दागे इजराइल पर रॉकेट। एक तरफ इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और ये दावा खुद इजराइल की तरफ से किया गया है कि उसने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। लेबनान की तरफ से ये रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के दक्षिणी इलाके में। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों तरफ से जो हमले हैं वो लगातार जारी है। एक तरफ इजराइल लगातार निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह को, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक है इजराइल पर किए जा रहे हैं। अब देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर इजराइल हमला कर दे तो क्या अमेरिका उसका साथ देगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों पूछे गए सवाल का जवाब
नहीं में दिया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने एक चुनावी रैली में कहा है कि उन्हें लगता है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए, बाकी बाद में सोचेंगे। I listened to Biden yesterday. When they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर पलटवार किया है। इजराइल के पीएम हथियार प्रतिबंध अपील को शर्मनाक उन्होंने बताया और दावा किया कि वो उसके समर्थन के बिना भी जंग को जीतेंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति के इजराइल को गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बिक्री रोक देने की बात कही थी, जिस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि इजराइल पर हथियार पाबंदी की बात शर्मनाक है। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. और जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की सेना ने लेबनान में एक सुरंग को नष्ट करने का दावा किया है। बताया यह जा रहा है कि यह सुरंग 250 मीटर लंबी थी और लेबनान से सीरिया तक ये जा रही थी। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। हिजबुल्लाह की 250 मीटर सुरंग को नष्ट किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया है, ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये सुरंग 250 मीटर लंबी थी और लेबनान से सीरिया तक ये जा रही थी। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। तो सुरंग के अंदर की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हथियारों को छिपाने का काम, हथियारों की तस्करी का काम इस सुरंग से किया जाता था। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको देते हैं। हिजबुल्लाह को मिटाने की कसम खाने वाले इजराइल ने लेबनान पर दोहरा हमला किया है। एक और हवाई हमला लेबनान को मलबे में तब्दील कर रहा है, तो दूसरी ओर दक्षिणी हिस्से में चलाए जा रहे जमीनी अभियानों में अब तक 440 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर करते हुए भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। हवाई हमलों से तो लगातार जो हमले हैं इजराइल के वो लगातार जारी है, लेकिन जमीन से भी जो लगातार हमले हैं वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 440 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर करते हुए भारी मात्रा में जो गोला बारूद इकट्ठा किया गया था उसे भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ा अटैक लगातार जारी है। इजराइल का हमले जैसे जैसे तेज होते जा रहे हैं, चाहे हवाई हमलों की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ जमीन से भी हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को अब तक तबाह कर चुका है इजराइल और ये भी कहा जा रहा है कि 440 जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उन्हें अब तक ढेर किया जा चुका है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनाव की। तो हरियाणा के मतदाताओं ने नेताओं की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है। 8 अक्टूबर को जब ये पेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन महा एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस सवाल का जवाब महा एग्जिट पोल के जरिए आपको समझाएंगे। हरियाणा में कुल 90 सीटों में कांग्रेस सबसे ज्यादा 54 सीटें जीत सकती है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी और उसके खाते में 26 सीटें आने की संभावना मानी जा रही है। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? महा एग्जिट पोल में दावा क्या किया गया है? कांग्रेस पार्टी 54 सीटें ला सकती है, बीजेपी 26 सीटें ला सकती है,
INLD जो गठबंधन इस बार किया था 2 सीटें उन्हें मिल सकती है और अदर्स के खाते में 8 सीटें आ सकती है। तो सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हरियाणा में महा एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रह सकती है जो 26 सीटें लाएगी और INLD के खाते में 2 सीटें आ सकती है। बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है जो अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बन जाएगी। मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी ने जो हाथ बदलेगा हालात, भारत जोड़ने की उनकी मुहिम, कुछ असर उसका लोकसभा में हमने देखा और अब मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों ने बड़ा जनादेश जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो देखिए 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आएंगे। महा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा सीटों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 47 सीट जीत सकती है। बीजेपी यहां 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP की बात करें तो सिर्फ 10 सीटें जीत सकती है यानी तीसरे नंबर पर और अन्य के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि महा एग्जिट पोल के जरिए जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए महा एग्जिट पोल, पार्टी कांग्रेस 47 सीट जीत सकती है, बीजेपी 26 सीट जीत सकती है, PDP के खाते में 10 सीटें आ सकती है और अगर अदर्स की बात करें तो 7 सीटें अदर्स के खाते में आ सकती है। यानी कि यहां भी यानी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। NC के साथ इस बार गठबंधन किया गया था और अब ये सामने आ रहा है महा एग्जिट पोल में कि 47 सीट जीत सकती है कांग्रेस और NC। पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हम एग्जिट पोल में जिस तरह आगे हैं, एग्जैक्ट पोल में भी उसी तरह आगे होंगे। बाकी दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर एक एग्जिट पोल एक उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है तो उस हिसाब से जिनको वो दावा करना चाहिए तो वो तो वही हैं जिनके नंबर्स इस वक्त आगे आ रहे हैं। एग्जिट पोल से कोई रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि बॉक्सेस बंद हो चुके हैं, वो 8 तारीख को खुलने हैं, उसी दिन सबका पता चलेगा। मैं एग्जिट पोल्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़रूर है कि जो लोगों का मूड रहा और जो लोगों का प्यार मिला, इंशाल्लाह यकीन है कि हमारे हक में जो है पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब देखिए ईरान की तरह ही पाकिस्तान भी बर्बादी के मुहाने पर है और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हर जगह फौज तैनात कर दी गई है। वजह जानना चाहते हैं तो इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। कराची में कोहराम, पेशावर में तनाव है, लाहौर में संग्राम है और इस्लामाबाद में तो जंग जैसे हालात। पाकिस्तान का सबसे लेटेस्ट सूरत हाल यही। ये सिर्फ तस्वीर और तकरीर नहीं है, ये जिन्ना के मुल्क की बर्बादी की मुनादी। पड़ोस के मुल्क में एक बार फिर
बगावत की भयंकर आग लग चुकी है। और यह आग क्यों लगी है, ये भी समझिए। असल में इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से हजारों की भीड़ इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, जिसके बाद से ही शहबाज हुकूमत का हलक सूख चुका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरान समर्थकों और पाकिस्तानी फौज के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। एक तरफ नियाजी समर्थक थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द एक दूसरे का सिर फटौवल कर रहे थे। नियाजी समर्थकों के इस्लामाबाद कूच के बाद से ही शरीफ खानदान से लेकर रावलपिंडी के फर्जी जनरलों को महीने भर पहले का मंजर याद आने लगा है। लिहाजा इमरान समर्थकों को रोकने के लिए हाईवे पर कंटेनर रख दिए गए। इस्लामाबाद पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद को पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि राजधानी के केपी हाउस में पाकिस्तानी फौज ने जबरन घुसकर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया। गंडापुर ने ही पिछले महीने इमरान खान की रिहाई न होने पर जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान किया था। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। पड़ोस के मुल्क में अब ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर को SCO समिट होनी है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में ड्रग्स की बरामदगी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि पूरा देश कांग्रेस का खतरनाक एजेंडा देख रहा है। दो अक्टूबर के दिन दिल्ली में बरामद हुई 5600 करोड़ की ड्रग्स को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में मुद्दा बना दिया है। महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने पहले करीब 56,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा कर 5600 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की थी, जिसका तार कांग्रेस नेता से जुड़ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का RTI सेल का चेयरमैन रहा। कई कांग्रेस नेताओं के साथ उसके फोटोज सामने आए हैं। तुषार गोयल दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। तुषार गोयल के बहाने ही पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। ठाणे की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां की जनता से बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ साफ साफ बटेंगे तो कटेंगे वाली बात तो नहीं कही, लेकिन इशारों इशारों में समझा दिया कि आप अगर बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा है कि कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जहां महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाणे पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस के ड्रग सिंडिकेट को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ड्रग सिंडिकेट को लेकर उनका कहना था कि कांग्रेस के एक नेता का नाम भी इसमें सामने आया, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में बस मार्शल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी विधायकों की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के पैर पकड़कर लेट गए। आज एलजी हाउस में जाएंगे और नौकरी की बात कराएंगे। मामला दिल्ली में बस मार्शल की नौकरी का है। हंगामे की शुरुआत मीटिंग से हुई। बीजेपी के विधायक बैठक में बस मार्शल को बुलाने से नाराज हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इसी बीच वहां मौजूद मार्शल हाथ जोड़कर बीजेपी विधायकों को रोकने की कोशिश करने लगे। बीजेपी विधायक मार्शल से अपनी बात कह रहे थे, तभी एक पुरुष मार्शल आया और बीजेपी विधायक के पैरों में गिर गया। हंगामा बढ़ने पर बीजेपी के विधायक मीटिंग से बाहर जाने लगे, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ मौजूद एमएलए ने बीजेपी के विधायकों से इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास चलने को कहा। भैया सिविल डिफेंस वॉलंटियर सारे देख लो, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आपका आरोप है कि बीजेपी के विधायक भागने की कोशिश में थे, इसलिए सौरभ भारद्वाज और उनके साथियों ने बीजेपी विधायकों के पैर पकड़ लिए। आम आदमी पार्टी ने पैर पकड़ने वाले फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, बस मार्शलों की बहाली के लिए किसी भी हद तक जाएगी आप। कठिन संघर्ष के बाद आखिर बीजेपी के विधायकों को एलजी हाउस ले जाया जा सका, लेकिन एलजी हाउस पहुंचने से पहले सड़क पर भी दोनों पक्षों में बहस हुई। आपका आरोप है कि एलजी हाउस जाते वक्त बीजेपी विधायक रास्ते में लौटने की कोशिश कर रहे थे। भाई यू टर्न नहीं लेने देंगे, यू टर्न नहीं लेने देंगे, यू टर्न नहीं लेने देंगे। आज एलजी हाउस में जाएंगे और नौकरी की बहाली कराएंगे, तो यू टर्न क्यों ले रहे हो? मैडम ले रहे हो तो यू टर्न क्यों ले रहे हो? इस हंगामे के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि एलजी के साथ मीटिंग में बस मार्शल के लिए फैसला ले लिया गया है। हमारी मीटिंग महामहिम उपराज्यपाल जी से हो गई है, तो आप सभी को सूचित करना चाहते हैं। हम बहुत अच्छी खुशखबरी है, एलजी साहब ने हमारी मांगे मानने के लिए हाँ कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मार्शलों की बहाली को लेकर एलजी आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई विधायकों को हिरासत में लेकर चली गई। विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था कि हम कैबिनेट पास कर दें, तो आज एलजी साहब से वो इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे। एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने धोखा दिया। 26 सितंबर को शुरू हुए 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बस मार्शलों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। तब आप और बीजेपी के सदस्यों ने मार्शलों की बहाली के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अभी तक डीटीसी की बसों में 10,000 मार्शलों की बहाली को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।